स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रो देखेंगे कि इसको बनाया किसने है, मैट्रिक्स का नॉलेज हमें दिया किसने है। उसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होती है, इनका ऑर्डर क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, और कुछ भी मैट्रिक्स से रिलेटेड इनका रिलेशनशिप, इनका डिटर्मिनेंट, इसके सारे डेफिनेशंस के साथ साथ हम इसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर पे जाते जाएंगे उसी तरह हम लोग इसको सीखते जाएंगे। अभी हम लोग आज के अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैट्रिसेस है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब सबसे पहले हम ये देखें कि मैट्रिक्स है क्या चीज़, ये बनाया किसने है। इसकी डेफिनेशन पे तो हम बाद में जाएंगे कि ये है क्या चीज़, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये आइडिया आया किस बंदे के माइंड में। तो स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिशियन है आर्थर कैले। ये मैथमेटिशियन आर्थर कैले, इसने 19th सेंचुरी में, जो कि 19th सेंचुरी का मैथमेटिशियन है, उसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का नॉलेज हमें दिया। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन, जितना भी नॉलेज था, वो हमें आर्थर कैले ने ही दिया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी है? स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है। स्टूडेंट्स, अब बात को आप गौर से समझना कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरे ऑफ नंबर्स जितने भी एक ब्रैकेट में होंगे उस सब को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। आसान वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊं कि नंबर्स को एक तरतीब से लिखना और फिर उसको ब्रैकेट के ज़रिए बंद करना, तो वो हमारा पूरा एक स्केच जो है, पूरा हमारा ये सोल्यूशन जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, अब ये हमारे नंबर्स, इनको हमने एक तरतीब से लाइन वाइज हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब ये इसको एक स्केच बनाना, एक तरतीब से लिखना, एक नफासत से लिखना और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना, ये हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 2 3 5, ये भी मैंने एक तरतीब दे दिया नंबर्स को, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अभी सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें बात हम लोग ये करें कि मैट्रिक्स होता क्या है। अरे ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स को तरतीब में लिखना एंड देन क्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। इसकी कोई भी रेक्टेंगुलर का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आएगा कि स्क्वायर का वर्ड भी तो यूज़ हो सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में हमारा स्क्वायर वो कुछ फिक्स, कुछ मखसूस हमारी डेफिनेशंस में आता है। अभी ये ओवरऑल सबके लिए हम लोग रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी हमारे पास हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में होता है, कभी इस तरह वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने ये तो देख लिया कि रेक्टेंगुलर एक्चुअली वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कि वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो इस तरह भी हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में स्टूडेंट्स ये इस तरह भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 और ये 6,
ये हम लोगों ने एक तरतीब से ही नंबर्स को रखा हुआ है, एक तरतीब दी हुई है नंबर्स को, और उसे हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया हुआ है। तो कहीं भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि हम लोगों ने नंबर्स को एक तरतीब में लिखना और फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करना, तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स एक बार इसको आप दोबारा देख लें कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। मैट्रिक्स का हमें इंट्रोडक्शन दिया है, ये आर्थर कैले ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 में हमें पेश की है, एक मैथमेटिशियन जिसका नाम है आर्थर कैले। और उसके बाद मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, कि नंबर्स को तरतीब से लिखना और फिर उसे ब्रैकेट में बंद करना, ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम क्या चीज होती है, हम उसकी पहचान अब देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स में ये है कि एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे स्टूडेंट्स इस फॉर्म में होती है, यानी इस फॉर्म में एंट्रीज को रिप्रेजेंट करना हमारा रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। यानी एक हमारी ये वाली रो, नंबर्स को हॉरिजॉन्टल हमने देखना है, और एक हमारी ये रो, एक हमारी ये रो। तो स्टूडेंट्स इनको हम लोग रोज को नाम दिया करते हैं। इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3। इस तरह अगर हम देखें तो 3 रोज हैं। पहली को हम लोग नाम देंगे R1 का, दूसरी को R2 का, और तीसरी को R3 का। इंट्रीज बोला गया है ये नंबर्स को 1 2 3। कुछ भी नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करवाना वो रोज कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने कॉलम्स पे। इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल वे स्टूडेंट्स ये होता है बिल्कुल 90 के राइट एंगल पे। ठीक हो गया। अब ये इसमें एक मैट्रिक्स बना हुआ है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग अगर इस तरह देखें तो ये एक हमारा कॉलम है वर्टिकल में, ये हमारा दूसरा वर्टिकल में कॉलम है, और ये हमारा तीसरा वर्टिकल में कॉलम है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स रोज को हमने R से, रोज के फर्स्ट लेटर R से हम लोगों ने डिनोट करवाया, और कॉलम को इसके फर्स्ट लेटर हम लोगों ने C से डिनोट करवाना है। ये हमारा हो गया C1, और ये हमारा हो गया C2, और ये हमारा हो गया C3। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई कि रोज क्या है, जिन एंट्रीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करवाएं, और कॉलम्स वो हैं जिनको हम वर्टिकल में रिप्रेजेंट करवाएं। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे और इक्वल मैट्रिसेस पे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये हो, ए का 1 2 3 4 5 6 और बी का हमारे पास ये हो, तो हम लोगों ने इसका ऑर्डर बनाना कैसे है। स्टूडेंट्स ये हम लोग पहले ए वाले को देखते हैं, फिर हम लोग ये बी वाले को सॉल्व करेंगे। ए वाले में रोज जो है, रोज मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वे में। तो स्टूडेंट्स इसकी जो रोज है वो 2 है, और अगर मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स वर्टिकल वे में होते हैं, तो इसके वर्टिकल वे में एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तो 3 हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक हो गया। तो इसका ऑर्डर लिखने का मेथड ये है कि रोज बाय कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स हमारा फिर ए का ऑर्डर क्या बन गया, हमारे पास रोज कितनी इसकी 2, और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं इसके 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बन गया 2 by 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग बी का बना लेते हैं। बी में हमारे पास ये यहाँ पे 3 रोज है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में लिख लेते हैं 3, और सेम हमारे पास 3 ही कॉलम्स है, तो हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स में भी मेंशन कर लेते हैं 3। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रोज बाय कॉलम्स होता है, तो इसमें हम लोग इसी तरह कर देते हैं रोज बाय कॉलम्स, यानी 3 by 3। सेम इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स आपको दे देता है ये इस तरह और बोले कि आप इसका ऑर्डर लिखें, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 by 3।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्क्वायर फॉर्म में आ जाए कोई इस तरह 1 2 3 4, तो इसकी रोज कितनी है? इसकी रोज आपके पास 2 है, 2 बाय, और इसके कॉलम्स आपके पास कितने हैं? वो भी 2 है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास वैसे ही कोई एक एंट्री वाला आ जाए, जस्ट 1 ही उसमें आ जाए या उसमें 2 आ जाए, लेकिन उसमें एंट्री सिर्फ एक ही हो, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा? अब इस तरफ को भी एक ही है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 बाय, और इस तरफ को कॉलम में भी एक ही है, तो हम लोग इधर भी 1 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 3, और ये वाले जो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिखी हुई थी, इसका ऑर्डर आ गया 3 बाय 3, और इसका ऑर्डर आ गया 2 बाय 3। पहले हम लोगों ने रोज को मेंशन करना है, फिर हम लोगों ने कॉलम्स को मेंशन करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अब इक्वल मैट्रिसेस की। उसकी डेफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। कहता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों तो ए बी के इक्वल तब होगा जब ये दो कंडीशंस होंगी, और इसको डिनोट किया जाएगा ए इज इक्वल टू बी। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि जितना ही ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना ही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड बात ये कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बिल्कुल बराबर वाली एंट्रीज भी मैच करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक में एक तरफ 3 है तो दूसरे में दूसरी तरफ जाके 5 हो। एंट्रीज भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि हमारे ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, और हम उन्हें फिर ए इज इक्वल टू बी इस तरह शो करवाएंगे। अब ये स्टूडेंट्स आप लोग इधर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 माइनस 4 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 4। अब इसका ऑर्डर भी जो है वो हमारे पास 2 बाय 2 है। ठीक हो गया। और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 बाय 2 है। और इसमें एंट्रीज भी देख लें, जिधर 1 है उधर ही 1 है, जिधर 3 है वहीं पे 3 है, -4 इधर भी -4, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, यानी इसका ऑर्डर भी सेम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल देख लें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें। अगर मैं लेती हूँ कि 1 2 3 4, ये मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ ए का, और अगर मैं यहाँ पे बी में ले लेती हूँ 1 -2 3 -4। स्टूडेंट्स, इन दोनों का ऑर्डर तो हमारे पास 2 बाय 2 ही है। क्या ऑर्डर है? 2 बाय 2। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, लेकिन फ़र्क क्या है? जिधर 1 है उधर भी 1 नहीं है, 3 की जगह भी 3 ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -4 है। इसलिए ए और बी इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो तो फिर हम उसे इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल। अब मैं आपको एक एग्जांपल और इसकी बता देती हूँ स्टूडेंट्स। वो एग्जांपल्स अगर मैं ये लूँ कि इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है एक मैट्रिक्स ए में, और मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स बी में हो 2 4 5 4 5 6 3 1 2। अब इसका पहली बात तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है मेरे पास 3 बाय 2 और इसका ऑर्डर है मेरे पास 3 बाय 3। ये तो इस फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता, यानी ऑर्डर इनका सेम नहीं है, तो हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या चेक करेंगे? सो इसलिए यहाँ भी हमारा ए नॉट इक्वल टू बी हो गया, यानी ए हमारा बी के बराबर नहीं है। सो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को गौर से देख लें कि ए और बी तब बराबर होंगे जब पहली कंडीशन के ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और सेकेंड कंडीशन होगी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल।
स्टूडेंट्स अब हम अपने चलते हैं 1.1 की तरफ। उससे पहले हम लोगों ने जितनी भी 1.1 में हमारे डेफिनेशंस यूज होती थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जिसमें पहले हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई कि मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने रोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी, हम लोगों ने कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी, फिर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा, और अब हम लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा। अब हम इंशाल्लाह चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, एक्सरसाइज 1.1। ओके, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब उन्होंने कहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आप हमें इसका ऑर्डर बताएं। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ रोज वो हमारी कितनी है। ये आप देखें, नंबर ऑफ रोज इसमें हमारी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप स्टूडेंट्स इसमें चेक करें, वो भी हमारे वर्टिकल वे में 2 ही है। So, order of a matrix A is 2 by 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट वो हमें देता है कि B इज इक्वल टू 2035। स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोगों ने पहले अपनी नंबर ऑफ रोज को देखना है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे हैं ये इस साइड को 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकल वे में 2 ही है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स B इज 2 by 2। स्टूडेंट्स इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2 by 2 ही है। ये आप दोनों इसके पार्ट देख लें, देन हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स 2 और 4, इसमें आप इसकी नंबर ऑफ रोज चेक करें तो स्टूडेंट्स ये इस तरफ को सिर्फ एक ही इसकी रो है, और अगर आप कॉलम्स चेक करें तो इस तरह हमारे पास इसके 2 कॉलम्स हैं। तो ये 2 हो गया, और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स C हमारा ये बन गया, रोज बाय कॉलम्स होता है, तो हमारा ये बन गया 1 by 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास D इज इक्वल टू 406। स्टूडेंट्स इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास इस तरह देखी जाएंगी, तो इस तरह हमारे पास इसकी नंबर ऑफ रोज बनती है 3, और अगर हम कॉलम देखें तो वो जस्ट ये वर्टिकल वे को 1 साइड ही है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा इसमें बन गया 1। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स D हमारा फिर बन गया रोज बाय कॉलम्स, तो ये हमारा बन गया 3 by 1। चलिए स्टूडेंट्स आप इन 2 पार्ट्स को भी अच्छे से देख लें, फिर हम लोग अपने चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। उसमें ई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है A B C D E F। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल वे में 2 है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स E हमारा हो गया रोज बाय कॉलम, तो ये हमारा बन गया 3 by 2। अच्छा नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देख लें, यहाँ हमारे पास एक ही एंट्री है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल को भी एक ही है और वर्टिकल को भी एक ही है। सो अगर हम लोग इसको रोज में देखें तो भी 1 ही है, अगर हम इसको कॉलम्स में देखें तो भी ये 1 ही है। तो फिर हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स F कितना बन गया, रोज बाय कॉलम्स यानी 1 by 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको भी आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लें, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट 7th पार्ट की तरफ। होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ रही है, क्योंकि मैंने डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से करवा दी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका 7th पार्ट G इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग नंबर ऑफ रोज को चेक कर लेते हैं। ये हमारे हॉरिजॉन्टल वे में 3 रोज हैं, और अगर हम लोग इसके कॉलम्स देखें तो वो वर्टिकल रोज में वो भी हमारे पास 3 हैं। सो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स G हमारे पास रोज बाय कॉलम्स है, यानी 3 by 3 हो गया, क्योंकि दोनों ही
3 हैं। अच्छा, अब हमारे पास है इसका 8th पार्ट, h इज इक्वल टू 2 3 4 106। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारी क्या है स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल वे में जस्ट 2 ही हमारी रोज हैं, और अगर हम इसको कॉलम्स में देखें तो हमारे ये 3 वर्टिकल वेज में है। सो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। तो इसी तरह हमारा फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स H इज रोज बाय कॉलम्स, यानी 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से दोनों को देख लें। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जितने 8 पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने हमें ये नहीं बताया, यानी उसने हमें एक पार्ट में 2 इसके मैट्रिक्स दे के नहीं कहा कि आप इनको देखें कि ये इक्वल है या नहीं, ना ही उन्होंने अगले 2 दे के कहा है। उन्होंने ओवरऑल हमें एक साथ ही ये सारे मैट्रिसेस बना के दे दिए कि आप इस पूरे में से ढूंढें कि कौन से एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ए को देखते हैं। ए का ऑर्डर हमारे पास 1/1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज जितनी हो और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हो तो ऑर्डर उसका आता होता है रोज बाय कॉलम्स। इसकी 1 ही रो है, 1 ही इसका कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। अब और किसी का भी हम लोग देख लें तो 1/1 ऑर्डर जो है वो सी का बनता है, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे 5 - 2 3, एक तो उसका ऑर्डर भी 1/1 आ गया और दूसरा इनकी एंट्रीज भी सेम आ गई। हम लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस में यही 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि एक तो इनका हमारे पास ऑर्डर भी सेम आना चाहिए 2 मैट्रिसेस का, और सेकेंडली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह अगर इसमें हमारे पास 3 है तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारे पास 3 आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि A इज इक्वल टू C। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं। ये हमारे मैट्रिक्स 2 इक्वल हो गए। अब अगर हम लोग बी को देखें तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, अच्छा स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट अगर अपने बी को देखें कि बी इज इक्वल टू 3 5, तो हम लोग और कोई भी देख लें, यहाँ हम लोगों ने साथ इसको प्लस माइनस करके देखना है। तो ये हमारा आई में आता है। बी का हमारा ऑर्डर 1/2 बना और आई का भी हमारा ऑर्डर 1/2, और आप इसको प्लस माइनस करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंटू 3 है और ये 3 जो है वो 3 के इक्वल हो गया। दूसरी 3 + 2 5 है, तो हमारी 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। इट्स मीन कि हमारा बी मैट्रिक्स जो है वो आई के इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स भी स्टूडेंट्स हमारे हो गए। अब हम चलते हैं अपने डी की तरफ। तो क्या हमारा डी 5 3 यहाँ किसी में है? तो नो स्टूडेंट्स, हमारा डी मैट्रिक्स किसी के साथ भी इक्वल नहीं बनता, सो हम उसको भी स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ई की तरफ। ई मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास एंट्रीज है 4 0 6 और 2। अब ये हमारे एच में भी सेम है 4 0 6 2, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग जे को भी प्लस करें, प्लस माइनस करें तो 2 2 4, जो कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो अगर हम लोग 2 - 2 करें तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, और इसको माइनस करके भी हमारा 0 आंसर आता है। अगर हम लोग 2 + 4 6 करें तो स्टूडेंट्स हमारा ई में भी 6 एंट्री है, हमारी एच में भी 6 एंट्री है और जे में भी 6 एंट्री है। तो अगर हम लोग 2 + 0 करें तो वो 2 आता है, तो जो हमारा ई में भी है और जो हमारा एच में भी है, यानी इस तरह हमारा ई एच और जे इक्वल आता है। तो हम लोग यहाँ फिर मेंशन कर दें ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स हमारा ए भी हो गया, बी सी डी ई जी एच और आई। अब हमारा रहता है एफ और जी का। अगर हम लोग एफ को देखें तो इसमें हमारी 2 एंट्रीज हैं 2 और 6, यानी 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो अगर हम लोग जी में देखें, इसको भी हम लोग माइनस करें तो 3 - 1 2 और 3 + 3 6, सेम हमारा इसके इक्वल आ गया। तो हमारा
अगला जो मैट्रिक्स इक्वल आए हैं वो हमारे आए हैं एफ और जी। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से देख लें। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ट्राई यही होगी कि मैं आपको फौरी उसका रिस्पॉन्स दे सकूं। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको डेफिनेशन में या आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट कर लिया, जिसमें है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग अगर ऑर्डर देख लें तो 2/2 ही इसका है, 2/2 ही इसका है। अब हमारा इसमें ऑर्डर तो सेम है, तो हमें ये भी पता है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, और उसने अब कह दिया कि ए बी सी डी। जस्ट इसकी सेकंड कंडीशन का हमें नहीं पता कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल आती है कि नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करें तो हमारे ये भी इक्वल आएंगे। लेकिन हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स की सेकंड कंडीशन को यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोगों ने पहली तो ये पढ़ी थी कि इनका ऑर्डर सेम होगा, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। सेकंड हम लोगों ने कहा था कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर इक्वल है तो स्टूडेंट्स हम लोग इन सारी एंट्रीज को इक्वल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड a प्लस 2b is equal to -7, third c minus 1 is equal to 3, fourth 4d minus 6 is equal to 2d। इसको स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 का, और इसको इक्वेशन 4 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैं जब यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल के इस मैट्रिक्स में पुट करूंगी तो हमारी इसकी एंट्रीज भी और इसकी एंट्रीज भी हमारी बिल्कुल इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें भी मेरे पास ए और सी दो अननोन वैल्यूज हैं, इसलिए मैं यहाँ से अभी फर्स्टली इक्वेशन 1 को यूज नहीं कर सकती। और यहाँ भी मेरे पास ए और बी 2 अननोन वैल्यूज हैं, सो मैं इनको भी यूज नहीं कर सकती। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे a की अननोन है, बाकी मेरे पास कांस्टेंट है। तो मैं c को लेते हुए, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए मैं यहाँ में पुट करूंगी तो a की आ जाएगी, a की यहाँ पुट करूंगी तो b की आ जाएगी, और d यहाँ पे सिंपल ही है तो d की इसी फोर्थ इक्वेशन से ही निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे अपना रखती हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 को मैं अगर पहले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, और c इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स मेरे पास c की 4 वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करके a की निकाल सकती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करते हैं कि पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c की जगह मैं c की वैल्यू पुट करूं तो क्या है स्टूडेंट्स, वो 4 है। ठीक हो गया, 4 मैं यहाँ पुट करूंगी तो इधर 4 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4, और a इज इक्वल टू -4। अब a की मेरे पास -4 आ गई। तो स्टूडेंट्स मैं अब a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। पहले मैंने 3 को यूज किया था, फिर मैंने इक्वेशन 1 को भी यूज कर लिया। अब मैं इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करते हुए b की निकालूंगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया, a की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास -4,
ओहो सॉरी स्टूडेंट्स, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 4 मेरे पास यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसे करूँगी 2b इज इक्वल टू -7 + 4। ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है हमेशा वो ही आया करता है। अब यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 7 और 4, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, तो 7 में से 4 माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो भी होता है वो आता है, बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ मेरे पास माइनस आ जाएगा। अब b मुझे अकेली b की चाहिए, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, यानी इक्वेशन 2b यूज हो गई। अब मैं करती हूँ इक्वेशन 4 को। स्टूडेंट्स, ये व्हाइट बोर्ड छोटा है, आप इसे नोट कर लें ताकि मैं कोई एक वैल्यू यहाँ से रेज करके d की निकालूं और फिर हम इसमें पुट करें ताकि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो सारी इक्वल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने सी की भी नोट कर ली, ए की भी नोट कर ली और बी की भी नोट कर ली। तो मैं यहाँ इस साइड पे इसको हल्का सा रेस करके मैं यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकाल के बताती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 को यूज करते हुए स्टेटमेंट मेंशन करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है मेरे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। स्टूडेंट्स, ये d और d सेम है तो मैं d को इधर ले आऊंगी, उधर प्लस हो रहा है और इस तरफ आके वो माइनस हो जाएगा, तो जो 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू 6। अब 4 में से 2 निकाले तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा 2d इज इक्वल टू 6 और d मुझे अकेले d की चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके उसे डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो d की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज को आपको ये दिखाने के लिए मैं उसमें पुट करूं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल हो गई हैं। मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लेती हूँ ताकि मैं इसको रेज करके आपको इसमें पुट करके वैल्यूज दिखा दूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास a की वैल्यू आई है -4 और b की आई है -3/2 और c की आई है मेरे पास 4 और d की मेरे पास आई है 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यही वैल्यूज आई हैं। तो चलें इसे मैं अब रेज करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करती हूँ। तो a की है मेरे पास -4 और c की +4। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ a की है मेरे पास -4 + 2 इंटू b की है -3/2 और c की मेरे पास 4 - 1 है और d की मेरे पास 4 इंटू d की है 3 - 6 और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये लगा लेती हूँ 0 -7 3 और 2 इंटू डी की जगह मैं यहाँ 3 डाल लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास 0 बचेगा। यहाँ मेरे पास ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, -4 और -3, -4 और -3। स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस होती हैं, यानी वैल्यूज तो मेरी आपस में प्लस हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वही मेरा साइन यहाँ लगेगा। तो यहाँ मेरे पास -7 आ गया। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे आंसर आ गया -7 का और 4 - 1 यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ आप देखें 4 2 ज़ा 12 और 12 - 6 तो ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया, ये भी 6 हो गया और इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी हमारे पास है 0 -7 3 और 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स बन गया। ए और ए बी सी डी की वैल्यूज को ऐड करते हुए हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी इंट्रीज भी, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी हमारे पास सेम है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको
लेक्चर नंबर 1 की और एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से आपको समझ आई है। अब अगर कुछ भी आपको मसला हो, कोई भी आपको समझना है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बायो एंड मैथ को, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बल्कि कमेंट तो आप लास्ट में करें, ताकि आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारी इसमें हौसला अफजाई हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।